नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सैन ऑल टाइम टॉपर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम पढ़ेंगे, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे वाले स्टूडेंट्स ज़रूर इस क्लास को देखें। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। सबसे पहले ये जो वर्ड है मोशन, गति, थोड़ा गति के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ मोशन होता है कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है, वो कोई गति अवस्था में है यानी मोशन अवस्था में है, उसकी मोशन अवस्था है, तो हमको कैसे पता लगेगा या कैसे पता चलना चाहिए, वो इस प्रकार है कि जो मोशन होता है, गति जो होता है, गति जो होता है वो सापेक्ष होता है। गति जो होता है वो सापेक्ष होता है, अर्थात रिलेटिव होता है। गति जो होता है वो क्या होता है, सापेक्ष यानी रिलेटिव होता है। जैसे आपने स्टेशन पे देखा होगा, स्टेशन पर आप कभी ट्रेन में बैठे हो या बस में यात्रा की हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ट्रेन में बैठे हो, तो जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे प्लेटफॉर्म भी हमारे साथ चल रहा है, या ये पेड़ पौधे भी हमारे साथ चल रहे हैं, ये खंभा भी हमारे साथ गति कर रहा है, ऐसा लगता है हमको। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि गति जो होती है वो सदा क्या होती है, सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। किसी भी वस्तु के बारे में हमको पता करना है कि ये वस्तु गति अवस्था में है या रेस्ट अवस्था में है, तो उसके लिए हमें उस वस्तु के सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु और रखना चाहिए जो उसके सापेक्ष या तो वो गति की अवस्था में रह सके या वो रेस्ट अवस्था में रह सके। ठीक है, तो गति सदा क्या होती है, सापेक्ष होती है, गति सदा रिलेटिव होती है। कोई भी वस्तु मोशन में है तो इस चीज़ का पता करने के लिए या उस वस्तु का ये पता करने के लिए कि भाई ये वस्तु गति की अवस्था में है, तो उसके साइड में हमको एक और वस्तु ला के रखनी होगी, तब जाके हमको पता चलेगा कि कौन सी वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे और एग्जाम्पल, आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो अपनी साइड वाली ट्रेन जैसे चलना स्टार्ट करती है तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी ट्रेन चल रही हो। लगता है ना सभी ट्रेन में बैठे हैं सभी, कि जैसे अपनी ट्रेन खड़ी है और साइड वाली ट्रेन जब चलना स्टार्ट करती है तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है और वो ट्रेन रेस्ट अवस्था में। ऐसा इसलिए होता है कि गति सदा क्या होती है, सापेक्ष होती है। गति हमेशा रिलेशन रखती है दूसरी ऑब्जेक्ट से, दूसरी वस्तु से। तो लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम जो दिए थे, वो गति के नियम दिए थे न्यूटन जी ने। न्यूटन ने गति के नियम 3 दिए थे। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको थोड़ा पहला नियम पढ़ाया था न्यूटन का, उसमें बताया था। तो आज वही दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नियम से स्टार्ट करेंगे। गति के जो नियम दिए थे वो 1687 में सर आइजक न्यूटन ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ग्रंथ का क्या नाम था, प्रिंसिपिया। ग्रंथ का क्या नाम था, प्रिंसिपिया। बहुत सारी गाइडों में इसका नाम लिखा हुआ है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका या मैथमेटिका ऑफ प्रिंसिपिया। तो 1687 में न्यूटन ने कौन सा ग्रंथ लिखा, प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया में क्या दिए, गति के नियम दिए। गति के नियम कितने दिए, 3 नियम गति के दिए। गति के कितने नियम दिए थे, 3, जिसमें से अपन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला नियम, फर्स्ट नियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले नियम में जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है या ये कोई गाड़ी है, ये खड़ी है, तो ये कौन सी अवस्था में है, रेस्ट। कौन सी अवस्था में, रेस्ट यानी विश्राम अवस्था में। कौन सी अवस्था में है भाई, विश्राम अवस्था में, रेस्ट अवस्था में है। और तो ये
कोई गाड़ी है कौन सी अवस्था में, रेस्ट अवस्था में। तो ये रेस्ट अवस्था में कब तक रहेगी, जब तक इस पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे। ये देखो ये जो गाड़ी है वो कौन सी, न्यूटन का कौन सा नियम, पहले नियम में ये गाड़ी, ये कोई ऑब्जेक्ट या कोई गाड़ी मान लो कौन सी अवस्था में, रेस्ट यानी विश्राम अवस्था में। और ये विश्राम अवस्था में कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, यानी बाह्य बल काम नहीं करेगा। जैसे और समझो, अपने पास जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अपने पास जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है सबको, प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन सी अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में, विश्राम की अवस्था में। यदि मैं इस पर फोर्स लगा देता हूँ, मैंने अब इस पर क्या लगा दिया, बल लगा दिया, बल लगा दिया तो इसकी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसकी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन। अब ये परिवर्तन किसके कारण हुआ है, बल के कारण। किसके कारण हुआ है, बल के कारण। तो यहाँ से देखो ये कोई गाड़ी है कौन सी अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में। मैंने इधर से क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो ये गाड़ी यहाँ से गति करके यहाँ पे आ गई। तो इसकी अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन। इसकी स्टेट में क्या हुआ है, चेंज। और ये चेंज हुआ है जो किसके कारण हुआ है, फोर्स के कारण। तो हम लिख सकते हैं फोर्स बराबर चेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। हिंदी में भी लिख सकते हैं बल बराबर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था में यदि हमको परिवर्तन करना है, किसी भी वस्तु की अवस्था में यदि हमको परिवर्तन करना है, तो हमको क्या चाहिए, बल चाहिए। क्या चाहिए, बल। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये किसकी परिभाषा होगी, बल की। तो बल की परिभाषा क्या होगी कि एक ऐसा कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। एक ऐसा कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल। इसकी परिभाषा एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन के कौन से नियम से मिलती है। तो देखो न्यूटन का कौन सा नियम पढ़ रहे हैं अपन, फर्स्ट नियम से हमको बल की क्या मिलती है, परिभाषा। बल की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा कारक जो किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या कर दे, परिवर्तन। ऐसा कारक जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल की परिभाषा हमको न्यूटन के फर्स्ट नियम से मिलती है। तो इस नियम को हम बोल सकते हैं बल का नियम। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बल का नियम। क्योंकि न्यूटन के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा। तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट नियम को बोल सकते हैं बल का नियम। इसको बोला जाता है, इधर लिख लेते हैं, इसको बोला जाता है जड़त्व या गैलीलियो का नियम। जड़त्व या गैलीलियो का नियम, जड़त्व या गैलीलियो का नियम। न्यूटन के फर्स्ट नियम को क्या बोला जाता है, जड़त्व या गैलीलियो का नियम। हमको पता है गैलीलियो कौन था, गैलीलियो वही था जिसने किसका आविष्कार किया था, दूरबीन का। किसका आविष्कार किया था, दूरबीन का। और इसने किसकी खोज की थी, जड़त्व की। किसकी खोज की थी, जड़त्व की। इसने बताया था कि कोई भी वस्तु की अवस्था में यदि परिवर्तन होता है, किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है वो कौन करता है, जड़त्व करता है। कौन करता है, जड़त्व। जैसे ये गाड़ी कौन सी स्टेट में था, रेस्ट स्टेट में था, आराम विश्राम अवस्था में था। इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ किसके कारण, फोर्स के कारण। लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, जड़त्व। कौन कर रहा है, जड़त्व। भी चीज़ ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध कौन करता है, जड़त्व। लेकिन अवस्था में परिवर्तन करता कौन है, बल। अवस्था में परिवर्तन कौन करता है, बल। और जड़त्व हमेशा किसका माप होता है, द्रव्यमान का। जड़त्व हमेशा किसका माप होता है, द्रव्यमान का। तो ये ध्यान रखना है, कोई वस्तु यदि अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है वो कौन करता है, जड़त्व करता है, इनर्शिया करता है। जड़त्व होता है, इसकी परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जड़त्व होता है द्रव्यमान की माप। जड़त्व होता है द्रव्यमान की माप। कि जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान की माप। दोबारा देखो एक बार, न्यूटन का फर्स्ट नियम,
फर्स्ट नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। ऐसा कारक जो किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या कर दे, परिवर्तन, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो बल का नियम या जड़त्व का नियम या क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? जड़त्व की, और बताया था किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो करता है वो कौन करता है? जड़त्व। लेकिन किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कौन करता है? बल करता है। जड़त्व क्या होता है? द्रव्यमान की माप। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं भाई। इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जैसे ये ले लेते हैं, ये कोई वृक्ष है, ये कोई पेड़ है, यहाँ पर ये कोई फल लग रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लग रहा है? कोई फल लग रहा है। तो जैसे इस वृक्ष पर ये फल लग रहा है तो ये फल कौन सी अवस्था में? देखो अपना दिमाग लगाओ, कौन सी अवस्था में ये फल? रेस्ट अवस्था में। कौन सी अवस्था में? रेस्ट। फॉलो कर रहा है इस चीज़ को कि ये वस्तु कौन सी अवस्था में? रेस्ट अवस्था में, यानी ये फल कौन सी अवस्था में? रेस्ट अवस्था में। लेकिन जैसे ही हवा चलेगी, जैसे ही हवा चलेगी तो क्या लगेगा? इनके फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के कारण इनसे जैसे ये फल है टूट कर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिर जाएगा, यहाँ पर गिर जाएगा। यानी इसने क्या किया? पहले तो कौन सी अवस्था में था? रेस्ट अवस्था में था। लेकिन जैसे ही फोर्स लगा तो कौन सी अवस्था में आया? गति अवस्था में। तो वही नियम, ऐसा कि ऐसा नियम लागू हो रहा है कि ये गाड़ी थी पहले कौन सी अवस्था में थी? रेस्ट अवस्था में। लेकिन जैसे इस पर फोर्स लगा, जैसे ही हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो कौन सी अवस्था में आ गया? गति का अवस्था में। तो ऐसे ही ये पेड़ है, इस पर क्या लगा हुआ है? फल। कौन सी अवस्था में? रेस्ट अवस्था में। लेकिन जैसे ही हवा चलना स्टार्ट हुआ तो इस पर क्या लग गया? फोर्स लग गया। फोर्स लगने से एक्सटर्नल फोर्स वायबल लग गया। वायबल लगने से ये फल है जो कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। जैसे अपन ने कोई आम का पेड़ है, उसमें आम लटके हुए हैं, अपन कई बार ऐसे उसको पकड़ के यूँ देते हैं ना, हलेली झटका देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हिला रहे हैं इसको जोर जोर से। जब उसको जोर जोर से हिलाते हैं तो उससे फल गिरना स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो भी न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है। क्योंकि जब तक हमने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक तो वो कैसी अवस्था में था? रेस्ट अवस्था में। जैसे हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसको जोर जोर से हिलाया तो वो कौन सी अवस्था में आ गया? गति का अवस्था में। तो यही तो न्यूटन का पहला नियम है। कोई वस्तु यदि विश्राम अवस्था में रहना चाहती है तो वो जब तक विश्राम अवस्था में रहेगी तब तक उस पर कोई भी वायबल कार्य ना करे। तो इसमें से कई बार एग्जाम्पल पूछता है कि पेड़ से फल का गिरना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? तो पहले नियम पर। लेकिन कई बार इसमें एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन पेड़ से पत्ती का, फल का, फूल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का गिरना पेड़ से, वो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा? पहला नियम लागू होगा। ठीक है। तो हमको लगे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे एग्जामिनर ने एग्जाम में हमको एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे ये एग्जाम्पल है, गीले कपड़े को फटकारना। गीले कपड़े को फटकारना, और हमको पता है गीले कपड़े को जब फटकारते हैं तो उससे क्या गिरती हैं? पानी की बूंदें। अरे गिरती हैं या नहीं गिरती हैं? गीले कपड़े को जब अपन फटकारते हैं तो पानी की बूंदें गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं? गिरती हैं। तो यहाँ पे भी न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? पहला नियम लागू होता है। जैसे समझो ये मेरे पास कोई गीला कपड़ा है, ठीक है, ये मैंने ऐसे पकड़ रखा है इसको। कौन सी अवस्था में? सभी देखो, रेस्ट अवस्था में, विश्राम अवस्था में। विश्राम अवस्था में। लेकिन मैंने जैसे इसमें फोर्स लगाया तो कौन सी अवस्था में आ गया? गति अवस्था में। कौन सी अवस्था में आ गया? गति अवस्था में। तो बताओ न्यूटन का पहला नियम लागू होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान रखना है, गीले कपड़े को फटकारने पर उससे पानी की बूंदों का गिरना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? पहले नियम पर आधारित है। पेड़ से फल का गिरना न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कंबल को डंडे से पीटने पर, कंबल को डंडे से यदि हम पीटते हैं तो उससे धूल मिट्टी धुआं के कण क्या करते हैं? नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है। और एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपन यदि बंदूक चलाते हैं तो गोली, अगर गोली शीशे में लगती है तो शीशे में गोली गोल छेद कर देती है, राउंड शेप छेद कर देती है, होल कर देती है। लेकिन पत्थर मारते हैं तो शीशा टूट जाता है, चटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी वस्तु है वो विश्राम अवस्था में रहना चाहती है। वो किसके कारण रहना चाहती है? जड़त्व के कारण। क्योंकि जड़त्व ही किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है।
कोई वस्तु यदि अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रही है तो उसका विरोध कौन करेगा? जड़त्व। लेकिन अवस्था में परिवर्तन कौन करेगा? बल। ऐसे ही ये शीशा है, ये मान लो जैसे कोई शीशा है और यहाँ से किसी ने क्या गोली चलाई है, क्या चलाई है? गोली। तो गोली का जो वेग होता है वो इतना तेज होता है कि शीशा अपनी कौन सी अवस्था में रहता है? जड़त्व अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है? जड़त्व, यानी विश्राम अवस्था में रहता है। और जैसे ही इससे गोली टकराती है तो ये तो जड़त्व अवस्था में ही रह जाता है, गतिक अवस्था में नहीं आ पाता है, और गोली इसमें क्या कर देती है? गोल छेद कर देती है। गोली क्या कर देती है? गोल छेद। तो यहाँ पर देखो ये शीशा कौन सी अवस्था में रहा? विश्राम की अवस्था में, यानी अपनी जड़त्व की अवस्था में रहा। तो इसलिए ध्यान रखना है न्यूटन का पहला नियम, पहले नियम से न्यूटन के बल की परिभाषा मिलती है। पहले नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल थे, पहला एग्जाम्पल हमने देखा गीले कपड़े को फटकारने से उससे पानी की बूंदों का निकलना, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। किसी भी पेड़ से फल फूल पत्ती का गिरना, ये भी न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। किसी भी शीशे में गोली मारने से गोल छेद हो जाता है, लेकिन पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है, ये भी न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है, या पहले नियम का उदाहरण है। न्यूटन के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे भाई। तो न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो विश्राम अवस्था में रहेगी कब तक? जब तक उस पर कोई भी बाह्य कार्य ना करे। तो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है वो कौन करता है? बल। कौन करता है? बल। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, 4-5 लाइनें, जिसको लिखना है वो लिख लेना। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन के पहले नियम से हमको क्या मिलता है? बल की परिभाषा। क्या मिलता है? बल की परिभाषा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इनर्शिया जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है और किसी भी वस्तु की अवस्था में, किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, विरोध करती है। जड़त्व जो होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान की माप होता है, और किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या करती है? पर किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे एग्जाम्पल और देखो और समझो भाई। ये कोई बस है, ये कोई बस है, ये कोई बस है भैया, और ये बस कौन सी अवस्था में है? रेस्ट अवस्था। कौन सी अवस्था में? रेस्ट अवस्था में। इसमें कोई भी सवारी गई, अब बस भी खड़ी है और ये व्यक्ति भी खड़ा है, तो व्यक्ति भी कौन सी अवस्था में? रेस्ट अवस्था में। कौन सी अवस्था में? रेस्ट अवस्था में। जिसे तुम खुद समझो, कभी बस में बैठे हो, अरे कभी बस में बैठे हो, जो बस में बैठा उसको अच्छी तरीके से ये नियम समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे बस खड़ी रहती है, बस स्टैंड पर आप गए, बस खड़ी है, कौन सी अवस्था में खड़ी है? विश्राम अवस्था में। जैसे ही हम बस के अंदर जाके खड़े हो गए तो बस भी विश्राम अवस्था में और हम भी विश्राम अवस्था में। लेकिन जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो आप बताओ हम आगे की तरफ गिरते हैं कि पीछे की तरफ गिरते हैं? अरे आगे की तरफ गिरते हैं कि पीछे की तरफ? जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? इसलिए ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि हमारा जो शरीर, हमारा जो बॉडी है वो कौन सी अवस्था में रहता है? जड़त्व की अवस्था में, अर्थात विश्राम अवस्था में रहता है। लेकिन बस कौन सी अवस्था में हो जाती है? गतिक अवस्था में। बस कौन सी अवस्था में हो जाती है? गतिक अवस्था में। यानी बस चलना स्टार्ट कर देती है और हमारा शरीर रहता है वो विश्राम अवस्था में रहता है, अर्थात जड़त्व की अवस्था में रहता है। तो हमको भी बस के साथ साथ क्या आना है? गतिक अवस्था में आना है। तो इसलिए हमको क्या है, थोड़ा सा झटका लगता है। जैसे ही बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि बस तो कौन सी अवस्था में हो जाती है? विश्राम अवस्था में। और हमारा शरीर कौन सी अवस्था में रहता है? गतिक अवस्था में। तो गतिक अवस्था से विश्राम अवस्था में आने के लिए हमको क्या लगता है? झटका लगता है। तो ये सब किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। और ये न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है। यानी किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? बल के कारण। ये चीज़ समझो। तो इसलिए साफ साफ लिखा है कि बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से मिलती है? पहले नियम से। जड़त्व गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं जड़त्व गैलीलियो का नियम? क्योंकि गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? जड़त्व की। दूसरा किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व द्रव्यमान के माप होता है। किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन क्या करता है? विरोध। वो क्या कहलाता है? जड़त्व। तो ये अपने न्यूटन का कौन सा नियम हो गया? पहला नियम। ठीक है। न्यूटन के पहले नियम से हमको एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। न्यूटन के पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वो कौन करता है? जड़त्व करता है। एग्जाम्पल हमने इसका देखा था कि किसी भी पेड़ से फल फूल पत्ती का गिरना, कंबल को डंडे से पीटने, ब्लैंकेट को डंडे से पीटने पर उससे धूल मिट्टी धुआं के कण का झड़ना। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा था कि गीले कपड़े को फटकारने पर उससे पानी की बूंदों का निकलना, और गोले चलाने पर शीशे के अंदर गोल छेद हो जाना, जबकि पत्थर मारने से शीशे का चटक जाना। ये न्यूटन के कौन से नियम के उदाहरण हैं? पहले नियम के उदाहरण हैं। अब न्यूटन का कौन सा नियम देखते हैं? दूसरा नियम, सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा था कि संवेग का मतलब होता है वेग, यानी समान। से का मतलब होता है समान और वेग का मतलब होता है वेग। यानी संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। एक बार इसको दोबारा सुनो। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। एक बार और सुन लो। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। लिख देता हूँ। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, सीडीएस, ये परिभाषा सीधी पूछी गई है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो देखो इसका आंसर इसके अंदर ही छुपा हुआ है, परिभाषा के अंदर। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? अरे किसके बराबर होती है? देखो किसके बराबर होती है? आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल। परिभाषा से ही पता चल रहा है। संवेग में परिवर्तन की दर, समानुपाती का मतलब क्या होता है? बराबर अनुपात में। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। तो जैसे कोई वस्तु है, मान लिया कौन से वेग से चलना स्टार्ट करती है? यू वेग से। कौन से वेग से चलना स्टार्ट करती है? यू वेग से। लेकिन कुछ समय बाद उसका वेग v हो जाता है।
समवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। कोई वस्तु है वो कौन से वेग से चलना स्टार्ट करती है? u वेग से। तो इसको बोल सकते हैं हम स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी आरंभिक वेग बराबर क्या हो गया? u। कुछ समय बाद समय को हम बोल सकते हैं समय बराबर t, समय बराबर t, और वेग v हो जाता है तो इसका हो गया ये लास्ट वेलोसिटी, यानी इसको बोल सकते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या हो गया? v। अंतिम वेग क्या हो गया? v। तो हम आराम से निकाल सकते हैं वेग में परिवर्तन। अरे कोई वस्तु उसने प्रारंभिक वेग से चलना स्टार्ट किया, उसका प्रारंभिक वेग क्या था? u, और अंतिम वेग क्या है? v। तो निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t। अरे v माइनस यू अपॉन में t, यानी ये तो हो गया वेग में परिवर्तन और ये हो गया समय। तो वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? देखो, बल के बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ F समानुपाती v माइनस यू अपॉन में t। लिख सकता हूँ ना भाई। समवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। कोई वस्तु u वेग से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है? v। तो प्रारंभिक वेग से ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या हो गया? समय। तो ये हो गया समवेग में परिवर्तन की दर। समवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। इसको बोलते हैं समानुपाती, यानी आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती। v माइनस यू अपॉन में t, और v माइनस में u अपॉन में t ये किसके बराबर होता है? बल के बराबर। तो एक चीज़ यहाँ से हमको समझ में आया, v माइनस यू अपॉन में t, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर इस वाले समीकरण से या इस फॉर्मूले से सिर्फ एक चीज़ निकलता है, एक डेफिनेशन निकलती है। अगर आप देखोगे तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर इससे निकल रहा है ना, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। परिभाषा समझो आप। देखो, समवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। समवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? त्वरण के बराबर होती है। मैं त्वरण को अपन किससे डिनोट करेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे ए से। ए इज वेक्टर, त्वरण इज वेक्टर राशि, यानी सदिश राशि है। तो इस फॉर्मूले की जगह v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि ए का जो फॉर्मूला होता है, ए एक्सप्रेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन में टी, तो f समानुपाती v माइनस यू अपॉन में टी की जगह लिख सकता हूँ मैं एक्सेलरेशन। क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन। लेकिन एक चीज़ यार ध्यान रखो, आपने पढ़ा होगा कोई भी वस्तु है उसका जो मास होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता है। किसी वस्तु का मास क्या नहीं होता है? जीरो। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जीरो नहीं हो सकता, किसी वस्तु का भार जीरो हो सकता है। किसी वस्तु का भार जीरो हो सकता है, लेकिन मास कभी भी किसी वस्तु का क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता है। जैसे मेरा भार क्या है? जीरो। तुम्हारा भार, जहाँ तुम बैठे हो, जहाँ तुम खड़े हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारा भार क्या है? जीरो। लेकिन तुम्हारा द्रव्यमान जीरो नहीं है। द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान। तो ध्यान रखना है गाइस, द्रव्यमान जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, और हर वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। चाहे उसका भार जीरो हो सकता है, उसका भार क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जरूर होता है कोई भी वस्तु का। तो आगे की क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।